अरे भाई साहब, दिल्ली में तो घूमने की बहुत सारी जगह है। वो बात अलग है कि थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन देखो ना, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी हुई मीनार, कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। ओहो, ये रही अपनी कुतुब मीनार। वैसे मैं सोच रहा था, अगर मैं इस कुतुब मीनार को यहाँ से नीचे से देखूं, तो ऐसे मैं जो देख रही हूँ उस हिसाब से यहाँ पे ये जो हाइट है ये पता लगाई जा सकती है। और मैं जो देख रही हूँ उसका एंगल पता चल सकता है। अरे इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो। और ये घूमना फिरना हो गया, बस अब चलो घर, और घर जाके शिविका की पाठशाला पे देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। चलो। हाँ देख रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी, वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। वैसे तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है ना, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का ही काम है, यानी चैप्टर नंबर 8 हमें पता होना चाहिए अगर 9 पढ़ना है तो। और इसमें खाली की ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है इन चीजों की बात की गई है, यू नो ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आम बोलचाल की भाषा में हम इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं। सो ये वही है, हाइट और डिस्टेंस वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या है। सो देखो, जरूरी नहीं कि जिंदगी में सारी सिचुएशंस हो हमारे लिए फेवरेबल, जरूरी नहीं कि जिंदगी में सारी सिचुएशंस हो हमारे लिए फेवरेबल। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड टेबल। जी हाँ, जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए हो ना, वो रेशियोज और टेबल एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं का सारा काम है यहाँ पे। अगला टॉपिक है, टॉपिक तो क्या, एक टर्म है जो हमें पढ़नी होगी, दैट इज लाइन ऑफ साइट। ये पता होना बेहद जरूरी है। ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है ये जानेंगे। उसके बाद हम क्या जानेंगे, तो उसके बाद हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। वैसे तो ज्यादा हॉरिबल नहीं है ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमने पढ़ा है। जब से ग्राफ का काम आया है उसमें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चल ही रहा है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे काम कर रही है उसे देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का है यहाँ गहरा रिलेशन। चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का है गहरा रिलेशन। अगला टॉपिक हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसे समझेंगे, और एट लास्ट हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, वो वाला डिप्रेशन नहीं कि हमारी मनोस्थिति ही खराब है, मेंटली एंड इमोशनली वी आर, ना ना ना, वो वाली नहीं, ये दूसरा डिप्रेशन है। सो यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब है कम होना, किसी चीज का कम हो जाना, घटना, दैट डिप्रेशन। ठीक है, उस डिप्रेशन की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कौन कौन से हैं आपको अच्छे से पता है। साइन थीटा को साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। इन्हें भैया ये कौन से हैं, तो भैया इसके एब्रीविएशन हम यूज करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा एंड सेक थीटा। थीटा क्या है, ये कौन से रेशियोज हैं, ये अगर आपको डिटेल में समझना है ना तो आप चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चुटकियों में आपको आ जाएगी समझ में। तो वो देखोगे कहाँ से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 भी आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, एक बार रिवाइज कर ले। ये सारे हमारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अब इनके रेशियो क्या होते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप कहोगे अरे ये सब याद करना है, ना ना ना। चैप्टर 8 में मैंने आपको एक मूल मंत्र सिखाया था इन रेशियोज के लिए। कौन सा मंत्र था। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो मंत्र था पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। पप्पू अपने पापा से कह रहा है, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। सो यहाँ पे S इज योर साइन, C इज योर चांदी, जो चांदी है वो आपका कॉस है, एंड T जो है तोलो वो अपना क्या है, टेन है। अब ये किस हिसाब से है, अपॉन का साइन लगा दो, ये आपके रेशियोज हो गए। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा। आप कहोगे ये जो बचे हुए हैं ये क्या ऐसे ही बारात में आए हैं खाना पीने खाना, ना ना ना,
ये जो है ये इनके उल्टे ही है, इनको आप सिंपली याद कर सकते हो। कोट थीटा जो है वो बेस अपन परपेंडिकुलर यानी tan का उल्टा हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी, ये मैंने आपको चैप्टर 8 में भी पढ़ाया था। अभी यहाँ पे हम इसे खाली रिवाइज करेंगे, इनके डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। सो ये आपके पूरे रेशियोज हैं। याद करने के लिए ट्रिक क्या है, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। भैया चैप्टर नंबर 9 में कुछ ना कर पाओगे अगर ये टेबल याद नहीं होगी। तो ये टेबल अच्छे से याद करने का क्या है, टेबल में साइन थीटा पे अगर हम 0 डिग्री रख दें, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो इनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। 0 पे 0 ही होती है, 30 के लिए 1/2 होती है। इसी हिसाब से कोस थीटा की सारी वैल्यूज सारे एंगल्स पे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री के ऊपर, इन सारों की वैल्यू। आप कहोगे 3 ही है, बाकी 3 कहाँ गायब है। सो इस चैप्टर में बेसिकली इन 3 का ही काम है। ये 3 हो गए ना, बाकी तो मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था, वो सारे वो बचे हुए 3 इनके उल्टे ही हैं। और ये टेबल याद कैसे करनी है ये भी चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था। जो चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके अंदर आपको डिटेल में ये टेबल याद करवाई थी। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो ये टेबल है, आई होप ये पूरा रिवाइज हो गया होगा, माइंड एक बार रिफ्रेश हो गया हो, अच्छा भैया ट्रिग्नोमेट्री वापस आ गई है, त्रिकोणमिति। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक से। क्या है हमारा अगला टॉपिक? सो कोई यहाँ पे आप देखोगे क्या गिवन है हमारे पास अगला टॉपिक, लाइन ऑफ साइट। हाँ क्या है, लाइन ऑफ साइट। एग्जाम्स आते ही हम बच्चों की हालत हो जाती है टाइट, एग्जाम्स आते ही हम बच्चों की हालत हो जाती है टाइट। अब हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, तो पहले तो देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, यानी किताब में क्या लिखा है, किताबी बात भी तो जरूरी है। उसके बाद करेंगे फिगर पे बात। सो यहाँ पे देखो क्या गिवन है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कहना क्या चाहते हो? सो अब समझिए इसे आप फिगर के साथ। पहचान सकते हो कौन है ये, जरा ध्यान से देखो। अरे हाँ हम ही हैं, ये हम हैं। ये कौन है? ये तो कोई बिल्डिंग सी लग रही है। अरे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो नजर आया, नजर आया, ये तो याद आ गया, ये वही है ना, बुर्ज खलीफा। हाँ वही है, बुर्ज खलीफा, बिल्कुल। सो ये हम हैं, ये बुर्ज खलीफा है। अब मैं इस बुर्ज खलीफा को देख रही हूँ यहाँ से। हाँ बुर्ज खलीफा, वैसे बाय गॉड यहाँ पे खड़े होके, नीचे खड़े होके ऊपर बुर्ज खलीफा को देखने से एक ही चीज नजर आती है, मैं नहीं बस्सी जी बताएंगे, औकात। जी बिल्कुल, औकात। चलो उस चीज को साइड करते हैं, फिलहाल लाइन ऑफ साइट पे आते हैं, वो क्या है। सो जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि मैं देख रही हूँ क्या, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा देखते हुए एक मिनट, हाँ। सो अब यहाँ से मैं देख रही हूँ बुर्ज खलीफा, तो मेरी नज़र कहाँ है? ये मेरी आई है, ठीक है, आँख है। यहाँ से मैं सीधा उसके टॉप पे देख रही हूँ, राइट। सो ये ही है लाइन ऑफ साइट। जी हाँ, यहाँ से मेरी आंख से लेके जिस तरफ मैं देख रही हूँ, जिस चीज को मैं देख रही हूँ, वहां एक लाइन फॉर्म हो गई है और उसी लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अगर डेफिनेशन के ऊपर पढ़े, सो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? हम हैं, शिविका। सो ऑब्जर्वर मैं हूं, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, उस पॉइंट तक जहां पे कि ऑब्जर्वर जो है वो जिस भी ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है। तो भैया हम तो बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रहे हैं, तो मेरी आंख से लेके, ऑब्जर्वर की आंख से लेके जिस चीज को वो देख रहा है या देख रही है, उसके पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ हुई है उसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ कि लाइन ऑफ साइट क्या भला है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मेरी आंखों से आप भी देख सकते हो, आप खड़े होके मान लो ऐसे देख, बाहर खड़े हो, किसी पेड़ को देख रहे हो, पेड़ काफी लंबा है, कोकोनट ट्री है, तो ऐसे देख रहे हो, तो आपकी आंख से लेके जहां पे भी आप उस पेड़ को देख रहे हो एक लाइन ड्रॉ हो रही है, इमेजिनरी सोच लो, तो एक लाइन है, उसी लाइन को आप लाइन ऑफ साइट कहोगे। इज इट क्लियर? बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है? सो कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, आप भी बताइए हाउ आर यू। तो जब कोई हमसे पूछता है हाउ आर यू, तो हम कहते हैं फाइन। अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो बेसिक अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो क्या होती है भैया, एक ऐसे खड़ी लाइन, जो खड़ी होती है उसे वर्टिकल, जो पड़ी होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी पड़ी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लो, यहाँ पे क्या है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर
एंड द ऑब्जेक्ट। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच का, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के। वापस यहीं आ जाते हैं, वापस यहीं पे आ जाते हैं, अपना जो था बुर्ज खलीफा और हम। अब देखो ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑब्जर्वर और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये मैं हूं तो मेरे और बुर्ज खलीफा के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन फॉर्म हुई है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान सा टर्म है ये, बहुत ही सिंपल है। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे तो मैं हूं, अब मान लो यहाँ कोई फुटबॉल होती और इधर कोई पेड़ होता, तो फुटबॉल यहाँ पे ये पेड़, उनके बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन। यू कैन ऑल्सो से, मान लो यहाँ कोई लड़का है, वहां पे एक पेड़ है, तो पेड़ और लड़के के बीच में जो डिस्टेंस देखोगे वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। सो यही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि अब जो अगली चीज हम पढ़ेंगे ना भैया, उसके अंदर ये दोनों चीजें काम आने वाली है। तो अगर समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे है अपना अगला टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। वैसे तो इस चैप्टर बहुत छोटा सा है, सवाल इसके बहुत बड़े सारे हैं। बाय द वे वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 क्वेश्चन हम सोल्व करके भी देखेंगे इस ही वीडियो के अंदर, एग्जाम्पल्स। लेकिन उसके बाद आपके लिए भी लास्ट में एक सवाल रहेगा, घबराओ मत, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा। आप खाली 1 वर्ड में आंसर करना है, 2 रहेंगे सो 2 वर्ड में आंसर कर देना, बट बहुत ही ईजी रहेगा। वो ईजी तब होगा जब आप ये टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। फिलहाल इस टॉपिक को समझते हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object। कहोगे ये ना, ये हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मतलब कुछ तो समझ आया, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल का लेना देना है, लेकिन क्या है। तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ कर ली किताबी बात, अब करते हैं फिगर की बात। तो फिगर में आप देख सकते हो, तो ये तो वही है बुर्ज खलीफा और आप, जी बिल्कुल ये वही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन समझते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल है जो फॉर्म हुआ है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है, लाइन ऑफ साइट क्या है, फटाफट से आप मेरे साथ बोलेंगे। लाइन ऑफ साइट क्या है, मेरी आंख से लेके जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, बुर्ज खलीफा के टॉप को देख रही हूँ, तो ये बन गई लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर की आंख से लेके जिस भी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, एक लाइन फॉर्म हो रही है, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। लेट मी राइट इट अगेन, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब आओ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। इट मींस, अच्छा इसके लिए मैं दूसरा कलर भी आपके लिए ले लूं, व्हाइट कलर से करते हैं। ओके, अब कभी भी वो डिस्टेंस ग्राउंड के लेवल से होगा, यानी वो ग्राउंड से पैरेलल होगा, पर आपको उस ऑब्जर्वर के साथ ही बनाना है, यानी यहां से ही बनाना है जहां से मैं देख रही हूं। ये हो जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो लेट मी राइट हियर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है, कहोगे हमें तो ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है। अरे हाँ राइट ट्राइंगल तो है, लेकिन साथ ही साथ एज यू कैन सी यहाँ जो ये एंगल बना है यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। जी हाँ, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा भी गया है कि भैया एंगल जो फॉर्म हुआ है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से। अब हॉरिजॉन्टल कैसे है, व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा ना, वो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा, कभी भी नीचे नहीं बनेगा। वो दूसरा एंगल आ जाता है, वो कौन सा होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो समझ आया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एक सिंपल सी लास्ट लाइन यहाँ पे भी है, द केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऊपर मुंह करके कोई भी चीज देखना चाह रहे हैं, तो जब भी आप ऊपर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ही रह जाएगी, लाइन ऑफ साइट ऊपर चली जाएगी, बीच में एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ
एलिवेशन। इज इट क्लियर? क्या आपको ये समझ में आ गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? बहुत ही आसान है। हम खड़े हैं, किसी चीज को घूरे जा रहे हैं ऊपर मुंह करके, तो हम ऊपर जहां देख रहे हैं एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन चली गई और एक एंगल बन गया। सेम यहाँ पे ये चीज हो रही है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। इज इट क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अब चलो बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारा अगला टॉपिक? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया, ये प्रकृति है ऊपर वाले की सबसे अच्छी क्रिएशन। ये दुनिया, ये प्रकृति है ऊपर वाले की सबसे अच्छी क्रिएशन। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जी हाँ, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कहोगे यहाँ बुर्ज खलीफा कहाँ गया? और क्या है ना, हम बुर्ज खलीफा घूम रहे थे, अब पता चल गया कि हम तो जा नहीं सकते, तो घूमते घूमते हम कोई ऐसे दूसरा घर लेने चले गए, तो ये दूसरी बिल्डिंग है। फिलहाल पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। कहोगे ये तो सेम चीज चल रही है, यही एलिवेशन में पढ़ा के लाए थे, हमें उल्लू बना रहे हो आप? ना ना ना, आगे देखो। विद द हॉरिजॉन्टल when it is below the horizontal level, that is the case when we lower our head to look at the object। सारी चीजें वही हैं, अब कुछ चीजें बदल गई हैं, इसी चीज को आप यहाँ पे समझिए। अब देखो यहाँ पे, अब मैं तो देख ही रही हूँ, क्या है ना, हम तो बिल्डिंग ताक ही रहे थे। अब यहाँ पे एक विंडो पे बालकनी के अंदर एक चचा खड़े हैं, और चचा हमें देखे जा रहे हैं कि कौन है ये जो हाँ ऐसे घूर घूर के हमारे घर को देख रहे हैं। सो अब देखो, मुझे भूल जाओ, मैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई हूँ। अब आप देखोगे, सो ये जो मुझे देख रहे हैं, इनकी लाइन ऑफ साइट, इनकी आंख से लेके ये जहां तक देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां देख रहे हैं। सो ये क्या हो गया? फटाफट से आंसर दीजिए, ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, राइट? दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, कहोगे वो तो जो ऑब्जर्वर होता है ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है, तो या ही बनेगी, हमेशा नीचे ही बनती है? ना 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 ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन उल्टा है। क्योंकि ये चचा नीचे की साइड देख रहे हैं, नीचे ताक रहे हैं ना, तो अब इनकी आंख से लेके ऑब्जेक्ट तक, यानी इस तरफ, ये बनेगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई है। सो रिमेंबर दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब कहोगे अच्छा इसीलिए ये मेंशन किया गया है, देन व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। एग्जैक्टली, ये जो अब एंगल बन रहा है यहाँ, ये नीचे की साइड, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये नीचे की साइड बनेगा। हमेशा पहचानना हो एलिवेशन बन रहा है या डिप्रेशन, ये देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे की साइड अगर लाइन ऑफ साइट जा रहा है, उसके नीचे लाइन ऑफ साइट जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर अगर लाइन ऑफ साइट जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की साइड एंगल बन रहा है, देन इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बेसिक सी टर्म थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बस ये इतना ही आसान है, यही पहचानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल है तो बताओ कौन सा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल है तो कौन सा है। जी बिल्कुल, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो अब आपसे और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, किस किस तरीके के सवाल बनेंगे। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, बट फिर भी आइडिया के लिए, अब जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं एंगल, अब ये पूछ सकता है कि ये जो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है। जी हाँ, इस बिल्डिंग की हाइट पूछी जा सकती है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना है। जी बिल्कुल, अगर मैं आऊँ आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर, सो एज यू कैन सी यहाँ पे राइट ट्राइंगल बन रहा था, ये देखो ये बन रहा है ना राइट ट्राइंगल, ये एक सीधी डंडी खींचते हैं यहाँ पे, ये अपना राइट ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। सो अब ये आपसे पूछ सकता है कि ये पूरे के पूरा बुर्ज खलीफा, वैसे तो बुर्ज खलीफा की हाइट गिवन है, बट जो भी बिल्डिंग हो कि भैया ये ट्री है, ये पेड़ है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, कुछ भी दे दे, इसकी हाइट बताओ, इस तरीके से पूछ के एंगल आपको गिवन होगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये जो बिल्डिंग है या टावर है, कुछ भी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पता करो। तो ये भी पता, इसीलिए तो कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कैसे पता करेंगे हम, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री
बैटरी दूर से ही हेलो 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 करने लग जाती है राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते ही। सो वहां पे आपके वो जो सारे हैं ना, पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, वो सारे रेशियोज काम आने वाले हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल मकसद यही था कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आ जाए कि ये क्या होता है। डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे अगर आपकी लाइन ऑफ साइट जा रही है तो मतलब आप सिर नीचे करके देख रहे हो, अब यहाँ पे हो सकता है कि सीधा समझ लो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके नीचे लाइन ऑफ साइट, एंगल नीचे बन रहा है। ऊपर लाइन ऑफ साइट जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाव एंगल बन रहा है, तो इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब करते हैं कुछ सवाल जिससे आपको ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of tower। बड़ा ही बढ़िया सा यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। आप सोचोगे फुट ऑफ टावर, टावर के भी पैर होने लग गए, देख लेना कहीं चल के चला जाए। हाँ, रुको, देखो आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए जनाब ये क्या कह रहा है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर, जैसे ये है, इसको तो हमने देख लिया। हमने क्या कहा कि मान लो यहाँ पे कोई है जो नीचे देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन राइट, और मान लो ये उसकी बिल्डिंग है जहाँ पे वो खड़ा है राइट। दिस इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग पे मैं ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ, ये बिल्डिंग है जिसके अंदर वो है, कोई पर्सन है, लेट्स से पर्सन ए यहाँ पे है, वो नीचे की साइड देख रहा है। सो यहाँ एंगल कौन सा फॉर्म हुआ, एंगल तो यहाँ पे फॉर्म होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है। मान लो यहाँ पे एंगल हो रहा है फॉर्म लेट्स से 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हुआ। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो मतलब इन दोनों के बीच भी कुछ तो क्या है, पैरेलल रहेगी एक हमेशा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ग्राउंड से भी पैरेलल रहेगी। रिमेंबर दिस, ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है। सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज योर ग्राउंड, ये तो हो गए पैरेलल। अब ये आ रही है आपकी लाइन ऑफ साइट, इसको देख के कुछ याद आ रहा है जो जेड बन रहा है, कुछ ना याद आ रहा, जेड के क्या याद आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने 8th और 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ऐसे काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब जो एंगल वहां पे बना है ना 45 डिग्री का, हाँ, तो अंदर ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये भी 45 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है, सवाल जब सोल्व करोगे ना तो ये चीज आएगी, तब आपके दिमाग में आएगा ये टपका कैसे है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में ऑलरेडी बता रही हूँ कि जब भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्पेशली एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर, तो ऊपर वाली लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल होती है ग्राउंड के साथ, जो वहां का एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से यहाँ पे भी वही एंगल फॉर्म होगा। सो इज इट क्लियर, इतनी चीजें साफ है। आगे मैं 2-3 चीज और बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो भी देखना। फिलहाल सवाल पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये अपना टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कहोगे इसका क्या मतलब है, सी दिस इज योर टावर, ठीक है, ये इतनी वर्टिकली खड़ा है। अब वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई तो पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी, ठीक है, पॉइंट है ये सी। इस पॉइंट से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 मीटर away from the foot of the tower। so foot of the tower क्या होता है, टॉप ऑफ द टावर, आपको क्लियर होता है, एकदम टावर का टॉप ऊंचा राइट, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का ऊपर का हिस्सा टॉप। यहाँ पे फुट आपको यूज में दिया जाएगा, तो फुट ऑफ द टावर से मतलब है चाहे बिल्डिंग हो, चाहे ट्री हो, चाहे टावर हो, चाहे पोल हो, कोई भी हो, खंबा हो, फुट का मतलब है उसके निचला हिस्सा, ठीक है, उसका बेस, उसे कहा जाएगा फुट ऑफ द टावर। इसकी जगह आपके पास फुट ऑफ द बिल्डिंग आ सकता है, फुट ऑफ द ट्रीज आ सकता है, फुट ऑफ पोल आ सकता है। तो फुट हो इसका मतलब है उसके नीचे के हिस्से की बात हो रही है। सो यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई तो पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया है सी, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट सी से लेके टावर के फुट यानी टावर के निचले हिस्से तक का डिस्टेंस है 15 मीटर, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये टावर के निचले हिस्से से 15 मीटर की दूरी पे है। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द टावर का वो पाया गया है 60 डिग्री। अब बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, यानी यहां पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ये यहां से लेके ये यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द टावर पे देखेंगे, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। बात समझ आ रही है? आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहे हो तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब इस टावर को भी अगर हम ऐसे, खड़ा है बेचारा, ये राइट एंगल पूरा फॉर्म कर देते हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट मतलब आपको ये एरिया पता करना है, ये ठीक है, ये हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे ओए 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 कैसे पता करेंगे, हमारे पास तो कोई चीज गिवन नहीं है। अगर हमें जैसे मान लो हाइट निकालनी हो तो जो पाइथागोरस अंकल की थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगा देते सीधी सीधी हम, लेकिन उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास दो वैल्यूज का होना जरूरी है, और इसीलिए तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको खाली एक चीज पता होनी चाहिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस, तीनों में से कोई एक चीज पता हो तो बाकी की दो चीजें आप खुद पता लगा सकते हो। मतलब है वो कैसे पता लगा सकते हैं? सो उसके लिए वापस से आपको सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा अपना मंत्र। पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। आपके पास ऑलरेडी बेस गिवन है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो नीचे वाला बेस हो गया, खड़ा वाला परपेंडिकुलर हो गया, अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गया। आपके पास ऑलरेडी बेस दिया गया है। आपको क्या पता करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। मतलब अब आपका फोकस होना चाहिए ऐसे कौन से रेशोज हैं जो बेस और परपेंडिकुलर को इंक्लूड करते हो। बेस और परपेंडिकुलर देख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी तरीके से आप इसका उल्टा भी ले सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पे कि ये जो नीचे के तीन है, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये ऊपर वालों के उल्टे होते हैं। सो अगर आप चाहो तो यहाँ टेन थीटा यूज में ले सकते हो, एंड इन द सेम वे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कोट थीटा भी यूज में ले सकते हो, बिकॉज वो भी इसका उल्टा ही होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था वो तीन मेन यूज में आएंगे। सवाल भी हम सोल्व करेंगे तो आप इन्हें दो रेशोज से सोल्व कर सकते हो, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमें यही चाहिए, बेस हमारे पास है, हमें परपेंडिकुलर पता करना है। अब यही टेन थीटा का लगेगा, बिकॉज टी आ रहा है तो हम टेन थीटा लगा देंगे। चाहो तो कोट थीटा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे काम आएंगे हाइट को यूज कर, हाइट पता करने में। अब हम करेंगे हाइट को पता। सो देखो पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ पे आपका P क्या है, अच्छा इसको मैं नाम दे दूं, ये A हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पे आपका P क्या है, AB है, B क्या है, बेस BC है। अब कभी भी टेन थीटा नहीं लिखोगे, एंगल आपको दिया गया है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसकी जगह आप 60 लिख दोगे। और अब देखना आप AB की वैल्यू तुरंत 1 मिनट में निकाल लोगे। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होने चाहिए, लेकिन उस 1 मिनट में निकालने के लिए tan 60 डिग्री भी याद होना चाहिए कितना होता है। सो चलो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। AB हमें नहीं पता, एज इट इज रहने देंगे। BC है 15 मीटर, बराबर में क्या आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, tan 60 डिग्री होता है √3। टेबल याद कर लेना, तुरंत आंसर निकालोगे। सो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। अब क्या करेंगे, तो ये 15 कैसे है, मतलब डिवीजन में है, हमें सिर्फ ए बी चाहिए, इसको उधर भेज देंगे। सो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल्स टू 15√3, और यही हाइट होगी। जी हाँ, परपेंडिकुलर निकल के आ गया है, कितना आया, 15√3, 15√3, 15√3। ओके, ये आपको पता करना था। हाइट ऑफ द टावर इज 15√3। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपको सवाल देगा, पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है। तो अगर आप कहोगे काहे जरूरत है, यहाँ पे तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आपको एलिवेशन और डिप्रेशन पता नहीं होगा तो हो सकता है आप इसको भाई साहब को 60 डिग्री का मान रहे हो, तो ये तो डिप्रेशन वाला हो गया ना। मेंशन किया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, सो इसका मतलब ये नीचे से जाएगा, तो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा एलिवेशन का। इतनी चीज समझ में आई। पहले वाले एग्जांपल का आपका आंसर ए बी हो गया, ए बी आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 15√3। अच्छा, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं गिवन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बोले और क्या क्वेश्चन बनेगा, ये बन सकता है कि आप हाइपोटेनस पता करो। इट माइट बी पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट ये जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू पता कीजिए। अब आप सोचोगे वो कैसे पता कर पाएंगे हम, तो देखो उसको भी आप बहुत इजीली पता कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर दूं,
हाँ, अब देखो आपको क्या पता करना है, बोले बेस हमारे पास है, हाइपोटेनस पता करना है। फॉर्मूला में देखो बेस आपके पास है, हाइपोटेनस आपको पता करना है, यानी यहाँ पे कोस थीटा वाला रेशियो लग जाएगा। कोस थीटा हम यहाँ पे लगा देंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोस थीटा नहीं लगाना है तो सेक थीटा भी लग जाएगा, इसका ही तो उल्टा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे वो भी लग सकता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो दोनों चलेंगे। आपको जो याद है उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो, आंसर दोनों का बराबर आएगा। तो जैसा मैंने कहा कि AC निकालना है तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि भैया हमें निकालना है AC अपॉन में हमारे पास क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आएगा AC नीचे आएगा और बेस ऊपर आएगा, यानी BC अपॉन में AC इक्वल हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल हो जाता है किसके, कोस थीटा के। कोस थीटा की वैल्यू डाल दो, 60 डिग्री गिवन है, लेट मी राइट इट हियर, 60 डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, BC आपको पता है, बोले हाँ पता है 15 है। AC बोले एयर कंडीशन की जरूरत है, यहाँ का AC, हाँ AC नहीं पता तो उसको ऐसे लिख देंगे। cos 60 डिग्री कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स, cos 60 डिग्री होता है 1/2। याद रखो, ये सारे एंगल्स याद रखने हैं, ठीक है, सारे रेशियोज के एंगल याद कर लेना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा AC उधर चला जाएगा, 15 2 30, AC उधर गया, आपका AC निकल के आ गया। हाइपोटेनस जो है यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 30। इज इट क्लियर? क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल आपको समझ में आया? हाइट पता करनी हो, कैसे क्या करना होगा, सो दिस इज लाइक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड भी एक सवाल ले लेते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर विच इज 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम द टॉप, अच्छा टॉप यहाँ पे टॉप लिखा गया, इसको हटा देते हैं, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। देखो वापस से फुट ऑफ टावर आया, ये कहना क्या चाह रहा है, ये एक टावर है, यहाँ पे गजब बात है, लड़की का खाली मुंडी मुंडी दिख रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक लड़की है, वो नीचे एक कार को देख रही है, ओके, लेकिन उससे पहले टावर की आपको हाइट बता दी गई है, कहोगे ओहो अब की बार तो हाइट बता दी, तो हमें क्या ही बताना होगा, ठहरिए तनिक, टावर की हाइट है 30 मीटर, ओके। उसके बाद है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब ये यहां से इसे देख रही है, गाड़ी को देख रही है, बोले हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, इसकी नजर से लेके ऑब्जेक्ट तक, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है जनाब, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये जो देख रहे हैं नीचे की साइड में, यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। सवाल में कहा गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब आपको क्या पता करना है, आपको इस कार का इस टावर के फुट से डिस्टेंस पता करना है। फुट ऑफ टावर मतलब टावर का निचला हिस्सा, यानी इस गाड़ी और इस टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको बताना होगा। अब वो आप कैसे बताओगे, बिकॉज हाइट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, इट्स वेरी इजी। पहली बात तो देखो यहाँ पे भी वापस से वही राइट ट्राइंगल बन गया आपका, और जो चीज मैंने आपको बताई थी कि चूंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, इट्स वेरी क्लियर, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के साथ पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपना ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो आपको ये एंगल पता चल गया। अच्छा इसे नाम भी दे दे, चलो नाम भी दे देते हैं, ये लड़की का नाम A, टावर का नाम B, गाड़ी का नाम C, तो ये हो गया ABC। हाइट आपके पास है यहाँ पे, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास है, एंगल आपके पास है। अब पता क्या करना है, बेस पता करना है। क्या पता करना है माय डियर फ्रेंड्स, बेस पता करना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाला लगा सकते हैं। पप्पू बोला पापा, हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोल लो। इस चैप्टर में मेन चीज है कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा रेशियो लगाना है, बाकी सब तो हो जाएगा। मेन मकसद यही है कि आप ये समझ पाओ कि कौन सा रेशियो यहाँ पे काम देगा। तो परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, तो क्या दिया है और क्या निकालना है, इसका ही सारा खेल है। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, P अपॉन B का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। इज इट क्लियर? अब आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। P क्या है आपकी, AB है, B क्या है आपका जनाब, बेस क्या है, BC है, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया है, थीटा की वैल्यू जो दी गई हो वही डालिएगा। सो इट्स tan 30 डिग्री। ए बी कितना दिया है, 30 दिया है, BC इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका,
अच्छा, टेन थीटा की कितनी होती है, 1 में √3। अब आएगा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो समझिएगा। यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा इस तरफ 30√3 इक्वल्स टू BC उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गई आपकी BC की वैल्यू। द 30√3 जो है वो इस कार और इस टावर के बीच का डिस्टेंस होगा। सो फुट ऑफ टावर क्लियर हुआ। डिप्रेशन, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उसमें ट्रांसवर्सल लाइन जो है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सुनो आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बोले क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? मान लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, ओके। मान लो कभी कभी, अब चूंकि आप देख सकते हो रेशियो उसकी जब हम वैल्यू डालते हैं tan 30 डिग्री, तो 1 में √3 आया। अगर इसी तरीके से आपकी कभी वैल्यू आ जाए, फाइनल आंसर आ जाए 40/√3, ध्यान देना, फाइनल आंसर जो आपका एंड आंसर है वो आ जाता है 40/√3। और अगर आप वही लिख के छोड़ देते हो, बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं होगा, फाइनल आंसर में नहीं होगा। आप शुरुआत कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है सॉल्यूशन के दौरान चलेगा, लेकिन जब आंसर खत्म हो रहा है, जो फाइनल आंसर आ रहा है, उसके डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे हमारे हाथ में थोड़ी है रूट आना कि हम रूट को वो कर दे, वो तो भाई जैसे सॉल्यूशन चलेगा, आंसर निकलेंगे तो रूट तो आएगा ही, ऐसी कंडीशन हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, रूट तो आ सकता है। मान लो मेरा फाइनल आंसर आया 40/√3, तो अब इस रूट को आप कैसे हटाओगे? सो उसके लिए आपको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। और हाँ, अगर माइनस का हो यहाँ पे कोई चीज़, तो जनाब आप साइन बदल के करोगे प्लस के, और प्लस का है तो प्लस का ही रहने देना है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने होंगे, ओके। हाँ, प्लस हो तो आप माइनस कर सकते हो, वो वहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे हो 2 - √3, तो अब आप 2 प्लस में √3 करोगे, ओके। जो मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो आपका होना चाहिए साइन के बदलने के बाद। अब क्या होगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 40√3 अपॉन में। अब देखो √3 × √3 मतलब √3 × 3, 2 बार आ गया, पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचेगा। और इसी के साथ आज के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने समझ लिए। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक दिए गए थे सबको एक एक करके समझा। एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और 2 सवाल भी सॉल्व करके देखे। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये टर्म्स क्या होती हैं। अब मैंने जैसा कहा था आपके लिए भी एक सवाल है, तो सवाल क्या है? एज यू कैन सी, कहोगे ओ हो हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे कुत्ता बैठा है, यहाँ पे इंसान है। जी बिल्कुल। अब कहोगे हमें क्या बताना है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है, ये जैसे मैंने लिख भी रखा है, AP है एरोप्लेन के लिए। ये इंसान अगर एरोप्लेन की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? अब एंगल डिग्री में नहीं बताना, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। कैसे करोगे? AP लिखना है, उसके आगे लिख देना है कौन सा भी। आपको लग रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, सो भाई डिप्रेशन लिख दो। आपको लग रहा है एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे एलिवेशन लिख दो। फिर आपको बताना है कि ये जो डॉग है, अगर ये इंसान डॉग की तरफ देखता है तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दोनों ऐसे लिख के उसके आगे एलिवेशन और डिप्रेशन, चाहो तो आप E और D भी लिख सकते हो, चलेगा। इस हिसाब से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एंड आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए ना? अगर समझ में आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आंसर के साथ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, और हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। सो डू टेल योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।